Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. Chapter 2, Part 1, Structural Organization of Life. Cell is the basic unit of life. All organisms are made up of cells which behave as basic unit of their structure and function. यानी कि जितने भी living organisms हैं वो सब के सब सेल से बने हुए होते हैं. And cell acts as the basic unit of life. यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देती हूँ. जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लें. दीवार में जब हम बनाते हैं तब हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है. बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं. यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ईंट है वही दीवार बनाती है और दीवारें साथ में मिलकर उसके बाद एक पूरा घर बनाती हैं, बिल्डिंग बनाती हैं, जो भी है XYZ. यानी कि ईंट जो है वो पूरे जितने भी हमारे पास मकान वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है. तो इसी तरह सेल जो है वो इंसान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है. इंसान हो गया, कोई भी जानदार हो गया, उसका. Cells are of different shapes and sizes अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. यानी कि सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है. दे मे बी स्फेरिकल या ओवल शेप्ड होते हैं या किसी भी शेप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. यानी कि वो कौन सा काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका शेप भी होता है और उनका साइज भी होता है. ऑल सेल्स बेसिकली कंटेन मैनी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स इन कॉमन. यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास जो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये हम सबको पता है कि सेल के अंदर होते हैं. तो इन सब चीज़ों का हम ऑर्गेनल्स कहते हैं. तो जितने भी सेल्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. आगे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उनमें साइटोप्लाज्म जरूर पाया जाएगा और उसमें न्यूक्लियस भी जरूर होगा. डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी. In 1610, Galileo developed microscope to observe small organisms. 1610 में गलीलियो ने एक सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया ताकि स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से पॉसिबल नहीं होते देखना, उन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकें. In 1665, Robert Hooke made an advanced microscope by combining lenses called compound microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने एक और एडवांस्ड माइक्रोस्कोप बनाया डिफरेंट मैग्निफिकेशन के जो लेंसेज हैं उनको मिला के, जिसको उसने नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Robert Hooke observed a slice of cork under it, found small chambers which reminded him of small rooms and said cellula in Italian. रॉबर्ट हुक ने एक दांत का पतला टुकड़ा उठाया जो कि एक लकड़ी का टाइप है और उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया. उसने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए हैं जिसने उसको छोटे कमरों से मुशाबत दी और उनको इटालियन में सेलुला कहा. यानी कि इटालियन में सेलुला रूम्स को कहा जाता है, स्मॉल रूम्स को कहा जाता है, जिसकी वजह से उसने सेलुला उन चैम्बर्स को नाम दे दिया. So he named these structures as cellula or cell, small rooms. He observed cell wall only as cork was made out of bark of oak. उसने सेल वॉल ऑब्जर्व की. क्यों ऑब्जर्व की? सिर्फ क्योंकि जो कॉर्क था वो बार्क ऑफ ओक से बना हुआ था. ओक एक प्लांट है, उसकी बार्क में से उसने कॉर्क का पीस उठाया हुआ था, जिसकी वजह से क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है तो इसलिए उसने सेल वॉल ऑब्जर्व की. In 1842, the Trochet boiled plant material in nitric acid and then examined under microscope. It was found to consist of cells. 1842 में डिट्रोचेट ने प्लांट से कुछ मटेरियल लिया प्लांट का और उसको नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया और फिर उस मटेरियल को आफ्टर बॉइलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. उसने देखा कि प्लांट मटेरियल पूरा का पूरा सेल से बना हुआ है. Robert Brown discovered nucleus, spherical in shape, in the cells of orchids. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया. उसने ऑर्चिड्स जो कि बर्ड्स का टाइप है उसमें न्यूक्लियस डिस्कवर किया और ये बताया कि ये स्फेरिकल होता है शेप में. A German botanist Childen proposed that all plants are made up of cells. एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम था शील्डन, he proposed that जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं. A German zoologist, Schwann, proposed that all animals are made up of cells. Schwann, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट था, उसने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं. He further stated that animal does not contain cell wall in it. और उसने फर्दर ये भी बताया, श्वान ने,
कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल जरूर होती है। In 1858, Rudolf Virchow stated that new cells come only from other cells. Rudolf Virchow ने ये स्टेटमेंट दी कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलते हैं। Combined efforts of Sheldon, Schwann and Rudolf Virchow gave rise to cell theory. जो शील्डन था, श्वान था और रुडोल्फ विर्चो था, जिनके तीनों के मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इन तीनों ने सेल थ्योरी बनाई। साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। All living organisms are composed of one or more cells. जितने भी living organisms हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। The cell is the smallest, basic structural and functional unit of all organisms. जो सेल है, वो सबसे छोटा और बुनियादी ढांचा है जितने भी living organisms हैं उनका। New cells are formed by the division of pre-existing cells. जितने भी नए सेल्स बनते जाते हैं, वो पुराने सेल से ही बनते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यहाँ पर मैंने राइट पे लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर लगा दी है और लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ताकि आप लोग डिफरेंस देख सके दोनों में। डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, यानी कि रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन, जो कि दोनों प्रॉपर्टीज हर माइक्रोस्कोप में पाई जाती हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। Resolution, defined as minimum distance at which two distinct points of a specimen can still be seen, यानी कि वो कम से कम फासला जिस पे दो अलग अलग पॉइंट्स एक ऑब्जेक्ट के नजर आए, कि दो पॉइंट्स के बीच में एक बाउंड्री नजर आए और हमें पता चले कि ये प्रॉपर दो पॉइंट्स हैं, कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे खत्म हो रहा है और दूसरा पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन, द स्टेट ऑफ समथिंग बीइंग मैग्नीफाइड, यानी कि किसी भी चीज को या ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना, उसको जूम इन करने को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। रेजोल्यूशन इज द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को या तीन ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस से एक दूसरे से सेपरेट करने की प्रॉपर्टी को, सलाहियत को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जितने, फॉर एग्जांपल आप कलर्स की एग्जांपल ले लें, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन, ब्लू, ये चार कलर्स हमारे पास हैं और हमें पता चल रहा हो कि ये कलर यहाँ पे खत्म हो रहा है और फिर ऑरेंज कलर कहाँ से शुरू हो रहा है या तो फिर ब्लू कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही बात आ गई कि मैग्निफिकेशन में हम एक ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाते हैं। मेंटेन्ड अप टू सर्टेन मैग्निफिकेशन, यानी कि जो रेजोल्यूशन होती है वो एक पर्टिकुलर मैग्निफिकेशन तक रहती है। जैसे हम ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाते जाएंगे, उसकी जो पर्टिकुलर बाउंड्रीज होंगी वो खत्म होती जाएंगी। By increasing magnification, resolution is disturbed. जितने ज़्यादा हम मैग्नीफाई करते जाएंगे एक ऑब्जेक्ट को, जितना ज़्यादा जूम इन करेंगे, जितना ज़्यादा उसका साइज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे रेजोल्यूशन डिस्टर्ब होती जाएगी, यानी कि फिर हमें प्रॉपर बाउंड्रीज नजर नहीं आएंगी एक ऑब्जेक्ट की। रेजोल्यूशन improves as the wavelength of illumination becomes shorter, यानी कि रेजोल्यूशन बेहतर होती जाती है जैसे जैसे जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो कम होती जाती है। मैग्निफिकेशन improves with the focal length of lens. मैग्निफिकेशन बेहतर होती जाती है जैसे जैसे हम फोकल लेंथ एक लेंस का बढ़ाते जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अप टू 1000 टाइम्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को लाइट माइक्रोस्कोप 1000 दफा जूम इन करके हमें दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अप टू 10,000 टाइम्स। एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10,000 दफा जूम इन करके हमें दिखा सकता है। यूजेस सोर्स ऑफ लाइट एज इल्यूमिनेशन, यानी कि सूरज की रोशनी को या किसी भी किस्म की लाइट को ये इस्तेमाल करता है लाइट माइक्रोस्कोप, ताकि हम चीज़ों को इजीली ऑब्जर्व कर सकें। यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इल्यूमिनेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं इस्तेमाल करता है ताकि हम चीज़ों को इजीली ऑब्जर्व कर सकें। रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 मीटर्स, यानी कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है, यानी जो पहले मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, रेजोल्यूशन जो पावर होता है इसका वो है 0.2 मीटर्स एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर्स। ग्लास लेंसेज आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन, यानी कि शीशे के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को जूम इन करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट का टाइप है जो कि मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को जूम इन करने में, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। Cell wall. It is non-living, surrounds the outermost boundary of plant cell, bacterial cell, and fungal cell.
सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि ये नॉन लिविंग होती है और ये सबसे बैरूनी लेयर बनाती है प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल की और फंगल सेल की। सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, यानी कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल बनाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? It is basically the colorless material comprising the living part of the cell, including the cytoplasm, nucleus and other organelles। यानी कि ये कलरलेस मटेरियल होता है सेल के अंदर जिसमें जितने भी लिविंग पार्ट्स होते हैं एक सेल के वो आ जाते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, दूसरे ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ये सारे लिविंग पार्ट्स में शामिल हो जाते हैं और ये सब ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल सीक्रेट करता है प्लांट्स में से। इट इज परमिएबल इन नेचर, यानी कि इट अलाउज एवरी स्ट्रक्चर और एवरी मटेरियल टू पास थ्रू इट। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज एंड काइटिन। जो फंगस की सेल वॉल होती है वो फंगल के ही सेलुलोज से बनी हुई होती है और काइटिन से बनी हुई होती है। Cell wall is composed of three main layers: middle lamella, primary wall, secondary wall, and sometimes tertiary wall. जो प्राइमरी वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। सबसे पहले मिडिल लैमेला आ जाता है जो कि दो सेल्स की जो सेल वॉल्स डिफरेंट सेल वॉल्स होती हैं उनको आपस में जोड़ता है। फिर मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल और फिर कभी कभार टर्शरी वॉल भी आ जाती है। सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन सपोर्ट टू द सेल। ये तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है एक सेल को और उसको सपोर्ट देता है। सेल वॉल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है जो कि सेल के लिए ज़रूरी होता है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सराउंड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन सराउंड करती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये कुछ चीज़ों को पास होने देती है और बाकी चीज़ों को पास होने नहीं देती जो कि सेल के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। प्रिपेयर इटसेल्फ टू सम एक्सटेंट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को अगर कुछ भी नुकसान वगैरह हो जाता है या उसके स्ट्रक्चर में तो वो कुछ हद तक खुद को रिपेयर कर सकती है। इन मैनी एनिमल सेल्स सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स taking in materials in the form of vacuoles, a process called endocytosis। यानी कि एनिमल सेल्स में जब कोई भी चीज़ एनिमल सेल को खुद के अंदर लेनी होती है तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उस पर काम करके फिर वो चीज़ों को खुद के अंदर लेता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली वो एक इनफोल्ड टाइप बनाती है। जो सामने चीज़ पड़ी हुई होती है उसको वैक्यूम की तरह अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद वो अपना शेप नॉर्मल कर देती है। यानी कि ये देखिए ये पार्टिकल अंदर की तरफ आ गया। तो पहला स्टेप ये होता है और दूसरा स्टेप ये होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सिंगर एंड निकोलसन प्रेजेंटेड अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सिंगर और निकोलसन जो कि साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसमें सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बयान किया। अकॉर्डिंग टू इट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोर। यानी कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की दो लेयर से बनी हुई होती है जिसमें प्रोटीन के कुछ टुकड़े तैर रहे होते हैं, जैसे बर्फ पानी में तैरती है उस तरह से। न्यूक्लियस और कैरियन। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। कवर्ड बाय लेयर नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक लेयर से कवर्ड होता है न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, विच हैज न्यूमरस पोर्स इन इट। यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें काफी ज्यादा पोर्स होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। filled with gel-like substance known as nucleoplasm। उसमें एक jelly like substance होती है उस membrane के अंदर। यहाँ पर देखें न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। विच कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई होता है, यहाँ पर देखें, ठीक है, और क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। यानी कि एक जाल की तरह एक पूरा नेटवर्क होता है ब्रांचेस की तरह, और उसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब आगे क्रोमोसोम्स की डिटेल पढ़ते हैं। Each thread of chromatin network becomes visible during cell division
नोन एज क्रोमोसोम, यानी कि हर जो मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जाल बना हुआ होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो एक एक जो ब्रांच होती है उसको हम थ्रेड कंसिडर कर लेते हैं। वो सेल डिवीजन के दौरान विजिबल हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसको हम देख सकते हैं, और उस एक एक थ्रेड को, एक एक ब्रांच को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। वो जो एक एक ब्रांच या थ्रेड होती है वो डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है। डीएनए कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द सेल एक्टिविटीज। जो डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर, वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और एक्टिविटीज को चलाता है। इट इज ऑफ डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इट मे बी स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप। अब जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है अपने काम के हिसाब से, कि वो कौन सा काम करता है उस हिसाब से उसका शेप होता है। ये स्फेरिकल भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर से मुराद कि जैसे अंडे का शेप होता है इरेगुलर, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, इस तरह से इसका शेप इरेगुलर भी हो सकता है, या तो फिर ये स्फेरिकल गोल भी हो सकता है। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इन प्लांट्स इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल है उसमें तो ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। तो क्यों चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, क्यों होता है न्यूक्लियस प्लांट्स में? वो इसलिए क्योंकि प्लांट्स में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो उसे पुश कर देता है न्यूक्लियस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या काम होते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि पूरा बेसिक जो कंट्रोल होता है सेल का, वो न्यूक्लियस के पास होता है। कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग मैसेंजर आरएनए, यानी कि हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। ये सारे मैसेंजर आरएनए, जितने भी आरएनए के टाइप्स हैं, वो सब प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट मैसेंजर आरएनए से होती है, और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है। कंट्रोल सेल डिवीजन, यानी कि जो जितनी सेल डिवाइड होता है माइटोसिस मियोसिस के थ्रू, वो सब न्यूक्लियस की वजह से होता है। साइटोप्लाज्म, इट इज दैट portion of protoplasm which surrounds nucleus and is peripherally bounded by cell membrane। यानी कि ये वो हिस्सा है प्रोटोप्लाज्म का जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है, न्यूक्लियस के को इर्द गिर्द होता है, एंड इज पेरिफेरली बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और बाहर उसके सेल मेम्ब्रेन होती है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली वो लिविंग पार्ट है जिसमें सेल के जितने भी लिविंग पार्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हो गए, वो सब मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, तो इसलिए ये पॉइंट कहा गया है। Consists of an aqueous ground substance called cytosol and granular portion called cytoplasmic organelles। यानी कि दो पार्ट्स होते हैं, एक aqueous ground substance जिसको हम साइटोसॉल कहते हैं, यानी कि पानी से बना हुआ होता है साइटोसॉल, और उसमें कुछ जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखेंगे जो लाइट ब्लू कलर का है, ये पूरा एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको हम साइटोसॉल कहते हैं, और इसमें ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। यहाँ पर देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गई। मतलब इस तरह से ये सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, ये दोनों मिलके पूरा साइटोप्लाज्म बनाते हैं। कंसिस्ट अबाउट 90% वाटर, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है, उसके अलावा दूसरी चीजें होती हैं। Some important cytoplasmic organelles are endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, vacuoles, plastids, centrioles and ribosomes। यानी कि सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, और इनके अलावा भी बहुत ज्यादा हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। What is the function of cytoplasm? It serves as storehouse of vital chemicals, यानी कि बहुत सारे vital chemicals जो सेल के लिए important हैं chemicals, वो सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। Site of metabolic reactions, इनकी बहुत ज़्यादा जितने भी तकरीबन सेल के अंदर metabolic reactions या कोई भी chemical reaction होता है, वो तकरीबन सबके सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। Endoplasmic reticulum, endo means inside, plasmic plasma से लिया गया है, which means protoplasm, यानी कि inside protoplasm, और reticulum का मतलब होता है network, which means inside protoplasm, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल्स और ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी कि एक नेटवर्क है पूरा जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। बाउंडेड बाय लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
ये लिपिड्स की 2 लेयर से बाउंडेड होता है विच इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि उसमें एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे ये यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी जो इनफोल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भरा हुआ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एट इट्स आउटर सरफेस। यहाँ पर अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे राइबोसोम्स नजर आ रहे होंगे आपको, तो ये रफ इसलिए होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं और इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, जिसकी वजह से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरा टाइप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस, यानी कि इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, वो बिल्कुल स्मूथ होती है। यहाँ पर देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिखा हुआ है और इस पे कोई भी राइबोसोम्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपको पूरे के पूरे पे राइबोसोम्स अटैच नजर आ रहे होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल, यानी कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है एक सेल को, न्यूक्लियस को भी देता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड में होता है इसलिए। हैज एंजाइम्स टू डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस दैट आर डैमेजिंग टू सेल, यानी कि इसमें एंजाइम्स होते हैं कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि जितने भी ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स तो हमारी सेहत के लिए बुरे होते हैं, तो सेल की सेहत के लिए भी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सेल के लिए खराब दे होते हैं। तो वो जितने भी ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं एक सेल के अंदर, तो उनको खत्म करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मदद करता है। हैज एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यानी कि कुछ एंजाइम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन्स, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसाइजेशन में हमें हेल्प करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गलीलियो। कैमिलो गलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया और उसने अपने नाम से ही रिलेटेड उस ऑर्गेनल का नाम रख दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडीज और एपरेटस, यानी कि गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है या गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है इनको। Consists of 4 to 5 layers of flat vesicles closely related to endoplasmic reticulum. पहले मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम दिखा के आ चुकी हूँ, तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्ट्रक्चरली रिजेम्बलेंस रखता है। इसमें 4 to 5 लेयर्स होती हैं फ्लैट वेसिकल्स की। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक लेयर, ये 2 लेयर, इस तरह से लेयर्स होती हैं, 5 से 6 या 4 से 5 लेयर्स होती हैं एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। प्रोमिनेंट इन सेक्रेटरी सेल्स, यानी कि जो सीक्रेशन, जो सेल्स सीक्रेशंस करते हैं ग्लैंड्स के अंदर, जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये सीक्रेशंस में हेल्प करते हैं। Functions: Process substances synthesized by endoplasmic reticulum to form lysosomes and secretory vesicles etc. यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, उन सब सब्सटेंसेस को यूज करते हुए ये लाइसोसोम्स बनाने में भी मदद करता है। कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बनाने में मदद करता है, यानी कि लाइसोसोम्स जो है बेसिकली वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। मेनली कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशंस, वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई कि सेल सिक्रीशंस में मदद करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिंथेसाइजेस गैलेक्टोज, सैलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सारी बोन्स में भी पाए जाते हैं, उसके अलावा हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी जो चारों केमिकल्स हैं ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर रॉड लाइक और बीन शेप्ड ऑर्गेनल, यानी कि एक रॉड, सीधी रॉड की तरह होते हैं या तो फिर बीन की तरह इनका शेप होता है। बाउंडेड बाय टू लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर्स से ये पूरा कवर्ड होता है, एक इनर और एक आउटर। यहाँ पर ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। ऑल्सो अ फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड इट कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर ये देखें ये क्रिस्टी बने हुए हैं।
इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है, देखिए यहाँ पर ये फोल्ड्स बने हुए हैं, ये इनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसमें एक फ्लूइड होता है अंदर की तरफ, ये वाला फ्लूइड, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्लूइड होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स ऑन सेल्स एक्टिविटीज, यानी कि जितनी सेल ज्यादा एक्टिविटी करता होगा उसमें उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे कि हम लोग हाथ के सेल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे हाथ बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, हर चीज में हमें हाथ मदद कर रहे होते हैं, तो हाथ के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन कंटेन इट्स ओन डीएनए। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है, उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है। और क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है। प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इनकी ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी वजह से इनका नाम होता है पावर हाउस ऑफ सेल, इनके पावर देता है सेल को। What is the function of mitochondria? Synthesize ATP, adenosine triphosphate, contain enzymes which break the food for energy production. यानी कि इसमें कुछ enzymes ऐसे होते हैं जो कि जो भी खाना होता है उसको तोड़ते हैं ताकि एनर्जी मिल सके एक सेल को। Plastids. Plastids are found in the cells of all the higher plants, यानी कि जितने भी plants higher plants होते हैं उनमें plastids सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, बाकी plastids एनिमल्स में नहीं होता। Contains different types of pigments, यानी कि इसमें different plastics में pigments होती हैं। They are of three types on the basis of their pigment और color, यानी कि color के हिसाब से ये तीन different types के होते हैं। Chloroplast हैव ग्रीन पिगमेंट, यानी कि यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की, बिल्कुल इसके सामने, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इज दैट क्लोरोफिल फाउंड इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि एक प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, विच इज क्लोरोफिल, यानी कि जैसे लीव्स हो गए उनमें क्लोरोफिल होता है। मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि लीव्स जो कि ग्रीन पार्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में मदद करते हैं, which means chloroplast help in the manufacture of carbohydrates. Chromoplast, second type, have colored pigments. इसी के सामने chromoplast की पिक्चर लगी हुई है, यानी कि इसमें colored pigments होते हैं। Found in colored parts of a plant except green parts, यानी कि जितने भी colored parts होते हैं एक plant के, जैसे कि fruits हो गए, flowers हो गए, या जो भी different colors होते हैं other than green color, तो उसमें chromoplast पाया जाता है। Leucoplast have colorless pigment found in the cells of underground parts of the plants, यानी कि जो underground parts होते हैं जैसे कि roots वगैरह हो गई plant की, उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है और ये कलरलेस होता है। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फूड जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम्स नहीं सॉरी रूट्स जो होती हैं अंडरग्राउंड उनमें स्टार्च स्टोर होता है जो कि ल्यूकोप्लास्ट की हेल्प से होता है। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, राउंडेड इन स्ट्रक्चर, जो सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स होते हैं डायग्राम्स में आप देख सकते हैं ये राउंडेड होते हैं। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके करीब सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। अ सेंट्रोसोम कंटेन टू सेंट्रियोल्स, जो एक सेंट्रोसोम होता है बेसिकली वो दो सेंट्रियोल्स से बना हुआ होता है। डायग्राम नंबर ए में आप दो सेंट्रियोल्स देख सकते हैं, ये दोनों मिलकर डायग्राम नंबर बी में जो सेंट्रोसोम आपको शो किया गया है वो बनाते हैं। Each centriole consists of a cylindrical array of 9 rows of microtubules, यानी कि जो भी सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये भी सेंट्रियोल है। इट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप, यहाँ ये सिलेंड्रिकली शेप्ड होता है और इसमें 9 रोज होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एक रो है, ठीक है, और ये दूसरी रो, ठीक है, ये जो है पूरे सेंट्रियोल में 9 रोज होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, यानी कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल बनाते हैं, फिर दो सेंट्रियोल्स मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। What is the function of them? During cell division, they form spindle fibers, proteinous in nature,
which help in movement of chromosomes, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट्रोसोम डायग्राम नंबर बी में आपको लोगों को शो किया गया है, और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है। कौन? सेंट्रोसोम, जो कि दो सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ है, जिसके थ्रू क्रोमोसोम्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। राइबोसोम्स, these are organelles containing आरएनए एंड प्रोटीन्स, यानी कि ये वो ऑर्गेनल्स हैं जिनमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन और आरएनए मिलके राइबोसोम्स बनाते हैं। फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरे, और इस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, और ये साइटोप्लाज्म में अलग से भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अलग से भी पड़े हुए हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में अलग से भी होते हैं, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच भी होते हैं। What is the function of ribosomes? Synthesize proteins, also called protein factories of cell, यानी कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में, बनाने में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। वैक्यूल्स, दे आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स, यानी कि एक पूरा बलून टाइप सैक होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। दे आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट, यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको सराउंड करती है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन एनिमल सेल दे आर न्यूमरस स्मॉल बट टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो एनिमल का जो सेल होता है उसमें ये काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि नंबर में ज्यादा होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं, यानी कि हर वक्त परमानेंटली प्रेजेंट नहीं होते। जब काम होता है इनका तब ये बनते हैं वैक्यूल्स एनिमल सेल में, और उसके बाद खत्म हो जाते हैं और काफी छोटे साइज के बनते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर पे होता है इन एनिमल सेल। इन प्लांट सेल दे आर वन और फ्यू इन नंबर, वेरी लार्ज एंड परमानेंट। जो प्लांट सेल में होते हैं वैक्यूल्स, वो एक या एक से एक दो नंबर में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि जब जरूरत हो तब वैक्यूल प्रेजेंट हो और फिर उसके बाद गायब हो जाए वैक्यूल सेल में से, ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में परमानेंटली वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल? हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सेल सेप, यानी कि स्टोर सेल्स वाटर, यानी कि जो सेल सेप होता है, सेल का जितना भी पानी होता है वो वैक्यूल स्टोर करता है। यहाँ पर ये एनिमल सेल आपको शो किया गया है जो कि साइज में छोटा है, और ये प्लांट सेल में वैक्यूल शो किया गया है जो कि काफी बड़ा है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल की आप डायग्राम देख सकते हैं, उसमें वैक्यूल्स की साइज छोटी है लेकिन उनका नंबर ज्यादा है, और प्लांट सेल की डायग्राम में आप देख सकते हैं वैक्यूल का साइज कितना बड़ा है। आए हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, यानी कि जो एनिमल सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, लेकिन सेवरल होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा नंबर में होते हैं। और जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है, इट इज वन इन नंबर, यानी कि वन लार्ज वैक्यूल, एक ही वैक्यूल होता है लेकिन वो काफी बड़ा होता है। एनिमल सेल यूज्ड फॉर स्टोरेज कैन कंटेन न्यूट्रिएंट्स, वाटर और वेस्ट, यानी कि जो एनिमल सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करते हैं, वाटर, जो सेल का जितना भी वाटर होता है वो स्टोर करते हैं, और सेल का जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो भी एनिमल सेल के वैक्यूल्स स्टोर करते हैं। यानी कि बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज, चीजों को स्टोर करने के लिए एनिमल सेल का वैक्यूल काम आता है। इसका बस एनिमल सेल में यही काम होता है। अब दूसरा पॉइंट प्लांट सेल का पढ़ते हैं। यूज टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, यानी कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो सिर्फ वाटर को स्टोर करता है, और यहाँ पर एक मिस्टेक है जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एंड इट पुशेस न्यूक्लियस अगेंस्ट द सेल वॉल, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो वैक्यूल इतना बड़ा होता है साइज का और इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है न्यूक्लियस पे कि वो सेल वॉल की तरफ चला जाता है। न्यूक्लियस कीप्स द प्लांट रिजिड, यानी कि प्लांट को अपना शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट सेल का वैक्यूल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cell. Nuclear membrane is absent. That is why cells do not possess distinct nucleus. यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इरेगुलर शेप होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल, अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक भी नहीं लेकिन दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसकी वजह से जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर शेप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्ट्रक्चर्स जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती उनके अराउंड, जैसे राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, इनके अराउंड तो हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये ऑर्गेनल्स होते हैं इनके अराउंड कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती। हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी कि ऑर्गेनल्स का प्रॉपर शेप होता है, राइबोसोम्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, इन सारे ऑर्गेनल्स का प्रॉपर एक शेप होता है क्योंकि इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। Ribosomes are of large size and present either on endoplasmic reticulum or free in cytoplasm, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मौजूद होते हैं, या तो फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज एब्सेंट, इनकी जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है राउंडेड स्ट्रक्चर, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल में, दैट राउंडेड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है वो होता है। सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड, यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, कोई भी डिप्लॉइड या हैप्लॉइड नंबर नहीं होता, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रॉपर क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉइड नंबर्स आर प्रेजेंट, यानी कि प्रॉपर जो डिप्लॉइड नंबर होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं, तो ये हमें पता है यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर जो डिप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम का विच इज 46 वो मौजूद होता है। पॉइंट 6, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस होती है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अटैच्ड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स आर सिंपल एंड स्मॉल इन साइज, जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल होते हैं वो छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा और सिंपल होते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें देखना चाहें और उनको पढ़ना चाहें तो वो सिंपली हम उन्हें पढ़ सकते हैं। These cells are complex and large in size, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। पॉइंट नंबर 8, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है फंजाई, अलगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि इन सब के सेल्स में जो है वो यानी कि इन सब के सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इस पार्ट में हम सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन सेल्स रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी कि सेल डिवीजन के थ्रू सेल्स जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं वो सेल डिवीजन होती है उनमें और फिर वो नंबर में बढ़ते हैं, यानी कि अपना नंबर सेल डिवीजन के थ्रू बढ़ाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, नोन एज कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले डिवाइड होता है सेल डिवीजन में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिवीजन दो प्रोसेस के साथ होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि सेल डिवीजन दो तरीके से होती है, माइटोसिस के थ्रू भी हो सकती है और मियोसिस के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस होती है और सेम गोज फॉर मियोसिस, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस होगी।
अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस से पहले कुछ फेजेस आते हैं क्रोमोसोम के, जिसके बाद कोई भी सेल डिवीजन होती है। सबसे पहले आता है G1 फेज, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इसमें क्रोमोसोम्स की ग्रोथ होती है। ये काफी लंबा फेज होता है, जैसे कि आप लोग इस सर्कल में देख सकते हैं, पिंक कलर वाला काफी लंबा फेज होता है। उसके बाद आता है एस फेज, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए बनता है। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज सबसे छोटा फेज होता है, और इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के लिए तैयारियां स्टार्ट होती हैं। जैसे हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो हम तैयारियां करते हैं, घर की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, उनकी दावत का इंतजाम करते हैं। इसी तरह G2 फेज में माइटोसिस या मियोसिस होने के स्टार्ट की प्रिपरेशन की जाती है। तो G1 फेज, फिर S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इस फेज में। उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट होती है या मियोसिस स्टार्ट होती है। माइटोसिस, अब हम पहले माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस होती क्या है। वॉल्टर फ्लेमिंग फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो वॉल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले माइटोसिस का प्रोसेस बताया। A process of division in which a parent cell divides into two daughter cells in such a way that number of chromosomes remains same as in parent cell is that 46 chromosomes is called mitosis। यानी कि एक वो तरीका डिवीजन का जिसमें जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, इस तरीके से कि जितने भी क्रोमोसोम्स एक पेरेंट सेल में हो, वही क्रोमोसोम्स उतने ही नंबर दो डॉटर सेल्स में भी आए। जैसे इंसानों के क्रोमोसोम नंबर हमें पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर इंसान के। तो जब इंसान का सेल माइटोसिस करता है और वो एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो जो दो डॉटर सेल्स होते हैं माइटोसिस के थ्रू जो बनते हैं, उनका भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 46 ही होता है। Karyokinesis in mitosis is divided into four main phases, which are प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि हर सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। जो माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है माइटोसिस में, तो वो फोर फेजेस से गुजर के फिर डिवाइड होता है। पहला फेज होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज। अब हम आगे एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफेज, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेस, यानी कि क्रोमेटिन नेटवर्क प्रोफेज से सबसे पहले ये स्टेप होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क गाढ़ा होने लग जाता है। अब गाढ़ा कैसे होता है, गाढ़ा होने से भी पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए हमें पता है डबल हेलिक्स शेप का होता है, लाइक दिस। मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको। इनकी दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि आपस में कॉइल्ड होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, एक्सक्यूज टू माई ड्राइंग। उसके बाद जब रेप्लिकेशन होती है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाती हैं। जो पेरेंट डीएनए की स्ट्रैंड्स दोनों होती हैं, ये दोनों आपस से अलग अलग हो जाती हैं, लाइक दिस। जब रेप्लिकेशन होने लगती है तो इस स्ट्रैंड के साथ ही इसकी रेप्लिका बनने लग जाती है। ये देखिए यहाँ पर, यानी कि कॉपी बनने लग जाती है एग्जैक्टली इसी स्ट्रैंड की, लेकिन वो रेप्लिका होती है, यहाँ पर भी बन जाती है। इस तरह से क्या होता है कि एक डीएनए जो कि पेरेंट डीएनए होता है उससे दो डीएनए बन जाते हैं। becomes visible as thick coiled thread like known as chromosome, यानी कि क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये जो डीएनए होते हैं ये थिक हो जाते हैं, क्वाइल्ड जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, और वो धागे नुमा उनकी शेप हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स और ऑलरेडी डबल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऑलरेडी डबल होते हैं। अब डबल कैसे होते हैं कि जब दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में सेंटर से सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक सेंट्रोमियर और ये दूसरा सेंट्रोमियर। ठीक है, दो सेंट्रोमियर आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, दो सेंट्रोमियर आपस में बीच में सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच में ये जो ब्लू कलर का है ये सेंट्रोमियर है, और ये जो साइड्स में दो हैं ये क्रोमेटिड्स है, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो इस तरह से क्रोमोसोम ऑलरेडी डबल होता है, दो क्रोमेटिड्स से बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अराउंड,
वो डिसअपियर होने लग जाती है प्रोफेज में। सेंट्रोमियर डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेंट्रियोल्स, यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है और वो दो सेंट्रियोल्स बनाने लग जाता है। यानी कि यहाँ पर ये देखें, ये जो बीच में मैंने आपको अभी बताया कि दो क्रोमेटिड्स जब बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, वो जो सेंटर वाला सेंट्रोमियर होता है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और वो सेंट्रोमियर जो है वो सेंट्रियोल्स बनाते हैं दो। ठीक है, यहाँ पर दो सेंट्रियोल्स आपको दिख रहे होंगे और ये अपोजिट पोल्स पे जाके ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ईच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ सेल एंड फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है। Metaphase. Each chromosome arranges itself on metaphase plate or equatorial plate of spindle. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं रेप्लिकेशन हो गई, कंडेंस हो गए, थिक हो गए, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है स्पिंडल फाइबर जो बनती हैं सेंट्रियोल्स की मदद से। सेंट्रियोल्स कहाँ से बन रहे थे? सेंट्रोमियर्स से। तो सेंट्रोमियर जब दो सेंट्रियोल्स बना रहे थे और वो अपोजिट पोल्स पे जाके स्पिंडल फाइबर्स बना रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स के बीच में जो है क्रोमोसोम्स खुद को अरेंज करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बीच में इन लोगों ने खुद को अरेंज कर दिया हुआ है और इस प्लेट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या तो फिर मेटाफेज प्लेट। Each chromosome is attached to separate spindle fiber by its centromere. जो सेंट्रोमियर होता है इनका क्रोमोसोम के बीच में, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होने में क्रोमोसोम्स को हेल्प करता है। एनाफेज, थर्ड ये है फेज। सेंट्रोमियर्स ऑफ अ क्रोमोसोम डिवाइड्स, यानी कि जो अगेन जो सेंट्रोमियर्स होते हैं एक क्रोमोसोम के बीच में, हमने ये पढ़ा कि क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स से बने हुए हैं। अब जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो दोनों आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। वो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और वो दो क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं क्रोमेटिड का, क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और उसी क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ईच क्रोमेटिड बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, यानी कि हर जो क्रोमेटिड होता है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। टेलोफेज, ये लास्ट स्टेप है। क्रोमेटिड्स एट दिस स्टेज नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स, यानी कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं हमने पढ़ा था, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर की मदद से। ठीक है, इस पूरे को हम पहले कह रहे थे क्रोमोसोम, लेकिन कह रहे हैं कि टेलोफेज में आके ये जो एक क्रोमेटिड होता है, यहाँ पर देखें, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, इस एक क्रोमेटिड को टेलोफेज के दौरान पूरा एक क्रोमोसोम कहा जाता है और ये दूसरा क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, each pole receives same number of chromosomes as were present in parent cell, यानी कि एक पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोसिस के थ्रू जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक डीएनए अपनी दो कॉपीज बनाता है, इसीलिए जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो सेम रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, यानी कि इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डायग्राम में, ये देखें यहाँ पर ये आ रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, यानी कि कम्प्लीटली नहीं बनी लेकिन ये बनने वाली है। टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म, यहाँ पर देखें ये वन डॉटर न्यूक्लियर और ये टू डॉटर न्यूक्लियर, ये दोनों बन चुकी हैं कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है लाइट पिंक कलर का, ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, दो डॉटर न्यूक्लियर बन गए। Cytokinesis. Cytoplasm of the cell also divides into two by the process of cleavage, यानी कि cleavage होती है, जो cytoplasm होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। Nucleus of each daughter cell contains the same chromosome number as in parent cell. वही बात आ गई कि जितने भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं एक पेरेंट में, उतने ही दोनों डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं कंप्लीटली। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की क्या अहमियत है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट यानी कि वो बढ़ता कैसे है और उसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो वो माइटोसिस के थ्रू होती है। क्योंकि माइटोसिस में तो नंबर सेम रहता है, तो इस तरह से बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके नंबर सेम रहते हैं और वो एक तरीके से प्रॉपरली ग्रोथ करवाते हैं एक ऑर्गेनिज्म की।
Almost all kinds of asexual reproduction and vegetative propagation take place by mitosis, यानी कि जितनी भी asexual reproduction होती है यानी कि जिसमें दूसरे पेरेंट की नीड नहीं होती, सिर्फ एक पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें हमें माइटोसिस बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा माइटोसिस हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स यानी कि एक जैसे हमें कोई भी वही नीचे भी पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों का सेम है, मतलब एक साथ मैं आपको बता देती हूँ। द हीलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन माइटोसिस, यानी कि एक जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है किसी भी जगह पे, तो वहां पर जो सेल्स वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं, दोबारा से हमारी वो स्किन हील हो जाती है, वही स्किन बन जाती है, तो वो पूरा प्रोसेस माइटोसिस के थ्रू होता है। और जो न्यू सोमेटिक सेल्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमें वाउंड वगैरह लग जाता है और सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो जो न्यू सोमेटिक सेल्स बनते हैं अराउंड द वाउंड, तो वो भी माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। अब हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस क्या होती है। It is a process in which a parent cell divides into four daughter cells in a way that each daughter cell contains half number of chromosomes as in parent cell। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है वो चार डॉटर सेल्स बनाता है, इस तरीके से कि जो हर डॉटर सेल होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। अच्छा, हमने पढ़ा था माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, लेकिन मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बन रही हैं। माइटोसिस में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं चारों चारों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। रिडक्शन फ्रॉम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हैप्लॉयड नंबर इज दैट 46 टू 23। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो डबल नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डबल, अच्छा यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है 46 क्रोमोसोम्स नंबर ह्यूमन सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ह्यूमन सेल की मियोसिस होती है तो 46 क्रोमोसोम वाला जो सेल होता है वो चार डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा और उन चारों डॉटर न्यूक्लियाई में हर एक का क्रोमोसोम नंबर होगा 23, विच इज हाफ ऑफ 46। Meiosis consists of two phases, meiosis 1 and meiosis 2। यानी कि meiosis भी further divided है, meiosis 1 पहले होती है, उसके बाद meiosis 2 होती है। meiosis 2 यानी कि यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है meiosis 1, meiosis 2। जो meiosis 1 होती है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों स्टेप्स होते हैं और meiosis 2 में भी ये चारों स्टेप्स होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि meiosis 1 में प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है और टीलोफेज 1 होता है। इसी तरह से meiosis 2 में भी होता है। Meiosis one, फर्स्ट meiotic डिवीजन और रिडक्शन फेज। Meiosis one के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, इसको हम फर्स्ट meiotic डिवीजन भी कहते हैं और रिडक्शन फेज भी कहते हैं। प्रोफेज वन, meiosis one का फर्स्ट स्टेप, प्रोफेज वन। Those chromosomes in the cell which are similar to each other in shape and size are called homologous chromosomes। यानी कि वो क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर जो कि आपस में एक तरह से के दिखते हों और उनका साइज भी एक जैसा हो, उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दे अकर इन पेयर्स, यानी कि वो आपस में पेयर बना लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। In each homologous pair there are four chromatids, since each number of the pairs has already doubled itself। यानी कि हर होमोलोगस पेयर में चार क्रोमेटिड्स होते हैं और हर पेयर खुद को डबल कर चुका हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे ये दो हैं, ठीक है, ये आपस में होमोलोगस पेयर है, ठीक है, इसमें चार क्रोमेटिड्स हैं, आप देख सकते हैं, एक ये क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, एक इसके नीचे वाला, तीसरा ये हो गया एंड फोर्थ वन इज दिस वन। तो इस तरह से फोर क्रोमेटिड्स होते हैं एक होमोलोगस पेयर में। Homologous chromosomes join to exchange their parts at certain places, a process called crossing over। यानी कि जो homologous chromosomes होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक homologous chromosome, ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा homologous chromosome, ठीक है। जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और ये कुछ पार्ट्स खुद के चेंज कर लेते हैं। होता ऐसे है कि ये देखिए ये हो गया,
इतना बनाते हैं हम इसको। इसका इसने ब्लू वाले का थोड़ा पार्ट ले लिया, लाइक दिस, ओके। और अब हम ब्लू वाला बनाते हैं, क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम। ये देखें, यहाँ पर ये हो गई है हमारी क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इन्होंने आपस में अपने पार्ट्स चेंज कर दिए हैं एक होमोलोगस पेयर ने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, यानी कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है आपस में ये लोग चेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ये हमने पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, वही हो गया माइटोसिस के प्रोफेज की तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के अराउंड वो खत्म होने लग जाती है और स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं। कैसे बनते हैं कि क्रोमोसोम्स के बीच में यानी दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो आपस में सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं, और सेंट्रोमेयर जो है वो दो सेंट्रियोल्स बनाते हैं, फिर सेंट्रियोल्स जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये हमने पहले माइटोसिस में डिस्कस कर लिया हुआ था। तो इस तरह से फिर स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाती हैं प्रोफेज 1 में। मेटाफेज 1, pairs of homologous chromosomes arrange themselves on metaphase plates and come to lie into parallel lines। यानी कि जो पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पर ये देखिए क्लियरली नजर आ रहा है, ये होमोलोगस पेयर बना हुआ है एक पूरा, ये मेटाफेज प्लेट पे आता है, यानी कि जो बीच वाली प्लेट होती है स्पिंडल फाइबर्स का जो मिड पार्ट होता है उस पे आके ये अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज 1, homologous chromosomes each with two chromatids move to opposite poles। यानी कि अब कह रहे हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको पेयर दिखाया, उनमें से हर आपस में अलग हो जाते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम अलग हो जाता है और ये दूसरा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, यानी कि दो क्रोमेटिड्स होते हैं हर पेयर के पास और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। Each of the daughter cells now has at least one chromosome of the homologous pair। अब ये कह रहे हैं जो homologous pair था, ये देखें, ये एक, ये दो, ये पूरा homologous chromosome हो गया, homologous pair हो गया। कह रहे हैं कि हर जो daughter cell बनेगा, ये एक daughter cell, ये दूसरा daughter cell, इसके पास पूरा एक क्रोमोसोम होगा दो क्रोमेटिड्स के साथ, और इसके पास भी पूरा एक क्रोमोसोम होगा दो क्रोमेटिड्स के साथ। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, telophase 1, the chromosomes come to rest at the poles, the chromosomes at each pole uncoil and elongate to form chromatin। इनकी वही बात आ गई कि जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हुई थी कि हर डॉटर सेल के पास पूरा एक क्रोमोसोम आ जाएगा, और जब ये अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं तो वो इलोंगेट होते हैं ताकि क्रोमेटिन दोबारा से बन जाए, और अनक्वाइल हो जाते हैं, यानी कि आपस में जो भी क्वाइल्ड हुए हुए होते हैं वो क्वाइल खत्म कर देते हैं एक दूसरे से। A nuclear membrane is formed at each pole resulting in the formation of two daughter nuclei। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, यहाँ पर ये देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है पूरी, और दो डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस टू, मियोसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो मियोसिस टू है वो माइटोसिस की तरह ही होती है। मियोसिस वन में सारे स्टेप्स हुए टीलोफेज तक, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई और दो डॉटर न्यूक्लिया बन गए, यानी कि दो डॉटर सेल्स बन गए, पहला ये बन गया और दूसरा ये बन गया। उसके बाद प्रोफेज टू स्टार्ट होती है, प्राइमरी मीन फॉर सेपरेटिंग द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। यानी कि मियोसिस टू में बेसिकली क्या होता है कि पूरा एक क्रोमोसोम हुआ होता है ना एक डॉटर सेल में, तो जब मियोसिस टू होती है उसमें ये कहते हैं कि एक क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम का है वो अलग से सेल में चला जाए और दूसरा क्रोमेटिड अलग सेल में चला जाए, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टेप्स क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आगे के पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। प्रोफेज टू, प्रोफेज टू में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो थिक होने लग जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है, और जो है स्टार्टिंग होती है, फिर आती है मेटाफेज टू।
मेटाफेज 2 में क्या होता है कि जो मिड लाइन इक्वेटोरियल प्लेन होती है या मेटाफेज प्लेट होती है, उस पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद को अरेंज कर देते हैं, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स के मिड पे खुद को आके अरेंज करने लग जाते हैं। उसके बाद एनाफेज 2 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स से है बना हुआ। इसमें क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अलग हो जाती हैं और ये एक दूसरे से भी डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई होती है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जेनेटिक मटेरियल आपस में चेंज होता है इन दोनों के, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं एक क्रोमेटिड पूरा ब्लू है, दूसरा क्रोमेटिड पर्पल एंड ब्लू है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। तो ये दोनों एनाफेज के थ्रू अपोजिट पोल्स पे मूव करने लग जाते हैं। फिर आते हैं टीलोफेज 2 में। टीलोफेज 2 में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लग जाती है, कैरियोकाइनेसिस होती है कंप्लीट, और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। यहाँ पर एक डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ पर दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर एक डॉटर न्यूक्लियाई और ये दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई। ऊपर हमने पढ़ा था कि मियोसिस 1 के थ्रू एक फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 2, तो यानी कि दो डॉटर सेल्स मियोसिस 1 ने बना लिए थे। अब मियोसिस 2 में उन दो डॉटर सेल्स में दोबारा से दो दो न्यूक्लियाई बनेंगे। फिर दोबारा से इनके बीच में साइटोकाइनेसिस होगी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी और फिर यहाँ पर क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 इस सेल में से, 1 2 दूसरे सेल में से। इस तरह से साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट होगी और 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, जिसका क्रोमोसोम नंबर होगा हाफ। The chromatids of each chromosome are no longer identical because of crossing over. Meiosis II has a karyokinesis, splitting of nucleus, and a cytokinesis, splitting of cytoplasm. वही मैंने आपको बात क्लियर कर चुकी हूँ कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी मियोसिस 2 में, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। Importance of meiosis necessary for formation of gametes in animals and spores in plants, यानी कि एनिमल्स में गैमेट्स बनाने में हेल्प करती है meiosis और प्लांट्स में स्पोर्स बनाने में हेल्प करती है। प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन तक कांस्टेंट रहे। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 ही रहता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें ये होता है कि मेल से स्पर्म आता है जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस के थ्रू। ठीक है, और जो फीमेल होती है उससे ओवम या एग आता है जिसका अगेन क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इनकी आपस में जब फ्यूजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल हो जाता है, जितना 46 हो जाता है, यानी कि स्पर्म का 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, एग या ओवम का भी 23 होता है। जब ये आपस में इनकी फ्यूजन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 यानी कि एग्जैक्ट वही नंबर हो जाता है जो पेरेंट सेल का होता है। तो इस तरह से मियोसिस जो है वो जनरेशन से जनरेशन तक क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। Provides a change for the appearance of new gene combinations as a result of crossing over. हमने पढ़ा था प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी जिसकी वजह से होमोलोगस पेयर के बीच में जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा था। तो उस चेंजिंग की वजह से, उस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से न्यू जीन्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो डॉटर न्यूक्लिया बनते हैं वो अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। इससे हमें बहुत सारी वेराइटीज मिलती हैं ड्यू टू मियोसिस। Tissues. A tissue consists of a group of cells which are similar in structure and function. यानी कि tissues basically उन सेल से बना हुआ होता है मिलके जो कि स्ट्रक्चरली भी सेम होते हैं और जो सेल्स एक जैसा काम करते हो वैसे सेल्स मिलकर आपस में टिश्यूज बनाता है। Both plants and animals have different types of tissues and we will discuss one by one. यानी कि plants और animals दोनों different different tissues से बने हुए होते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दे आर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, और परमानेंट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम में डिवाइडेड होते हैं और सिंपल टिश्यू भी फर्दर डिवाइडेड है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और एनिमल टिश्यूज के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि ये प्लांट टिश्यू का पहला टाइप है। These tissues contain cells which have ability to divide so that organism can grow. यानी कि ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनके पास एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो डिवाइड हो सके ताकि एक ऑर्गेनिज्म अपनी साइज को बढ़ा सके। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, have thin walls and a nucleus in the center। यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, साइज में बहुत छोटे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। और इनके सेंटर में सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, और इनकी जो वॉल्स होती हैं सेल्स की वो काफी थिन होती हैं, यानी कि ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। कॉमनली प्रेजेंट इन रूट टिप्स एंड शूट एपेक्स, यानी कि रूट्स, यानी हमें पता है कि प्लांट के पास रूट्स होती हैं, उनकी जो टिप्स होती हैं यानी कि जो एंड वाली टिप्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और शूट एपेक्स, शूट एपेक्स में ये आ जाता है कि हमने पढ़ा था कि प्लांट की रूट्स होती हैं, ठीक है। रूट्स के बाद जब वो स्टेम स्टार्ट होती है, मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें ये समझे एक ग्राउंड है, इसके नीचे रूट्स हैं प्लांट की, के प्लांट इसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इनकी रूट की जो टिप्स होती हैं, लाइकवाइज ये जो एरिया होता है इनकी टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और शूट की एपेक्स पे, यानी कि ये देखिए ये प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लावर है, ये समझे मेरा फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर लीव बन गया। अब शूट एपेक्स इंक्लूड ऑल ऑफ दीज, यानी कि एक फ्लावर की स्टेम, ठीक है, एक लीव की जो ये डंडी होती है ये, एंड फुली जो स्टेम होती है, इस पूरे को हम कहते हैं क्या, शूट एपेक्स कहते हैं हम इस पूरे को। यानी कि जो जहां जिस स्टेम से लीव भी अराइज हो रहा होता है, जिससे पूरा प्लांट बेसिकली अराइज हो रहा था, उसको हम शूट एपेक्स कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है शूट एपेक्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और रूट की टिप्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द शूट, यानी कि ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो जिसकी वजह से रूट का साइज भी बढ़ता है, यानी कि लेंथ में वो लेंथ वाइज बढ़ते हैं। और जो शूट होती है, ये जो पूरा शूट है, इस पूरे का भी साइज बढ़ाने में हेल्प करती है। कौन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। परमानेंट टिश्यूज, ये प्लांट टिश्यूज की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करा चुके हुए हैं, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, आइए हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज कैन नॉट डिवाइड, यानी कि जो परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं हो पाते, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स थे वो डिवाइड हो पा रहे थे। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर थिक, जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनकी वॉल्स थिक होती हैं, लेकिन हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। Permanent tissues are further divided into simple permanent tissues and second type is complex or compound permanent tissues। यानी कि simple tissues और compound या complex tissues में permanent tissues further divided हैं। अब हम सिंपल टिश्यू का पहला टाइप पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। पहले था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यूज थे दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर जो परमानेंट टिश्यू थे वो फर्दर डिवाइडेड थे इनटू सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। फिर सिंपल टिश्यूज जो थे वो डिवाइडेड थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हम पहले इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो टिश्यूज थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो होते क्या है। तो पैरेन्काइमा, it consists of living cells which are more or less equally expanded on all sides। यानी कि इनमें वो लिविंग सेल्स होते हैं जो कि जिनके जो सेल्स होते हैं वो हर जगह से बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखें, ये हर जगह से बहुत ज्यादा एक्सपांडेड है, यानी कि फैले हुए हैं। दूसरा सेल भी इस तरह से है, ठीक है।
have intercellular spaces present in all the soft parts of plant, यानी कि intercellular spaces होते हैं इनके अंदर। यहाँ पर देखें ये वैक्यूल बना हुआ है, इस डायग्राम में देखें ये वैक्यूल बना हुआ है, तो वैक्यूल में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो ये पूरा इंटरसेलुलर स्पेस है, खाली स्पेस है। और ये जो सेल्स होते हैं ये प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है, यानी कि इनमें वैक्यूल्स हैं, इनके सेल्स काफी एक्सपांडेड होते हैं, तो इनमें फूड आराम से स्टोर हो सकता है। Collenchyma consists of elongated cells with corners filled with cellulose and pectin, यानी कि इनकी जो सेल्स होते हैं कॉलेनकाइमा की ये elongated होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लंबे लंबे elongated होते हैं, ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए लंबा लंबा है सेल, और जो इनके कॉर्नर्स होते हैं ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से फिल्ड होते हैं। ये यहाँ पर ये जो डार्क ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा होगा जो सेल्स के कॉर्नर्स पे है, ये बेसिकली फिल्ड होते हैं सेल्स विद सेल्यूलोज और पेक्टिन। occurs in few layers under the epidermis of herbaceous dicotyledons, यानी कि जो herbaceous dicotyledons है ये प्लांट्स की एक टाइप है। इनकी जो एपिडर्मिस होती है यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इन पे प्रेजेंट होते हैं कॉलेनकाइमा, और पैरेन्काइमा सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के उन पे मौजूद होते हैं। Sclerenchyma consists of very long, narrow, thick walled and lignified cells, यानी कि काफी लंबे सेल्स होते हैं इनके। ये देखें ये काफी लंबे सेल्स होते हैं इनके और नैरो होते हैं, यानी कि साइज में इतना ज्यादा वो नैरो मतलब साइज में छोटे होते हैं, और थिक वॉल्ड होते हैं, यानी कि थिक इनकी वॉल होती है, और लिग्निफाइड सेल्स। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ये जो वॉल है सेल वॉल ये काफी थिक है, मोटी है। यहाँ पर ये आउटलाइन भी हुई है कि ये सेल वॉल है, ये काफी थिक होती है। सेल्स इनके लॉन्ग होते हैं यानी और नैरो होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और इनकी वॉल्स काफी थिक होती हैं, और ये लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। लिग्निफाइड मतलब हार्ड बना देते हैं, जिस चीज में भी जाके प्रेजेंट होते हैं ना ये उनको ये सेल्स मिलकर टिश्यू को हार्ड बना देते हैं। दे आर डेड सेल्स, यानी कि ये मरे हुए सेल्स होते हैं तो इसलिए लिग्निफाइड होते हैं। बिकम हार्ड बाय डिपोजिशन ऑफ केमिकल लिग्निन एंड दस प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, यानी कि अब डेड सेल्स होते हैं और लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, ये होते कैसे हैं यानी कि बनते कैसे हैं लिग्निफाइड सेल्स। तो ये लिखा हुआ है कि एक केमिकल होता है लिग्निन, ठीक है, वो जब इन सेल्स में आ जाता है तो ये हार्ड बन जाते हैं। इसकी वजह से प्लांट्स को सपोर्ट देने में मदद करते हैं। फाउंड इन जाइलम एंड हार्ड फ्रूट कोट्स, यानी कि जाइलम में मौजूद होता है। जाइलम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। और हार्ड फ्रूट कोट्स जैसे जैसे कि बादाम का छिलका हो गया, देखा है आप लोगों ने कभी, या अखरोट का जो छिलका हो गया, तो उनमें जो है स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स होते हैं कि वो जो उनका आउटर कोट होता है उसको बहुत ज्यादा हार्ड कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज। Compound tissues are mainly of two types, xylem and phloem. ठीक है, ये हम परमानेंट टिश्यू का जो टाइप था सिंपल टिश्यू, उसकी टाइप्स हमने पीछे डिस्कस कर ली, और सिंपल टिश्यू के बाद जो सेकंड टाइप था कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज इंक्लूड्स xylem एंड phloem, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि किस हिसाब से परमानेंट टिश्यूज काम करते हैं उस हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन डिवीजन फर्दर की गई है। पहला टाइप है एपिडर्मल टिश्यूज। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी कि जो एपिडर्मल टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन प्रॉपर शेप आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पर एक और सेल इसके सामने आ गया है। फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, यानी कि एक प्लांट में जो उसकी रूट्स होती हैं, जो उसकी स्टेम होती है और जो उसके पत्ते होते हैं एक प्लांट के, उनकी आउटर लेयर में एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। नाम से याद कर लें आउटर लेयर यानी कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है। Cells in it are very compactly arranged so that there is no space between them, यानी कि जो cells होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज के, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि वो आपस में इतने जुड़े हुए होते हैं कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। इसी वजह से हमें प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप भी नजर नहीं आ रहा। In stem and leaves, pores called stomata are present through which gases are exchanged, यानी कि स्टेम और लीव्स में कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। इन टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और वो गैसेस के एक्सचेंज होने में यानी कि प्लांट को सांस लेने में मदद करते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो गार्ड सेल्स भी बने हुए हैं और यहाँ पर ये स्टोमेटा भी बना हुआ है, ठीक है, ये स्टोमेटा होता है इनमें।
These tissues protect the inner parts of plants. यानी कि ये होते तो एपिडर्मिस पे हैं, लेकिन ये अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनको मदद करने में उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. Ground tissues. Second type. Composed of parenchymatous cells which are formed from meristematic tissues. यानी कि ये parenchymatous cells से बने हुए होते हैं कौन? ग्राउंड टिश्यूज. और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बने हुए होते हैं. यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने पढ़ा था कि क्या होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज याद करें आप लोग, जिनकी सेल्स में एबिलिटी होती है जो डिवाइड करें और ऑर्गेनिज्म बढ़ सके. तो उन सेल वो जो टिश्यूज होते हैं वो पैरेंकाइमेटस सेल्स बनाते हैं और पैरेंकाइमेटस सेल्स ग्राउंड टिश्यूज बनाते हैं. ये थिन वॉल्ड होते हैं. These cells are basically meant for storing food. ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. These tissues are present in all parts of plants except epidermal and the vascular tissue. यानी कि प्लांट के हर पार्ट में मौजूद होते हैं सिवाय एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू के. बाकी हर जगह पे मौजूद होते हैं. यानी कि जो एपिडर्मिस होता है वहां पर नहीं मौजूद होते और जो वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जो रूट्स वगैरह में मौजूद होते हैं वहां पर ग्राउंड टिश्यूज मौजूद नहीं होते. Supporting tissues. Supporting tissues are made when cells complete their maximum growth, their cell walls become thick due to deposition of some material and become dead. Provides rigidity and support to the plant, for example sclerenchyma. देखिए sclerenchyma के बारे में हम पहले डिस्कस करा चुके हैं कि वो लिग्निफाइड हो जाते हैं, वो डेड सेल्स हो जाते हैं लिग्निन की वजह से, जिसकी वजह से वो प्लांट को सपोर्ट देते हैं. इसी तरह से सपोर्टिंग टिश्यूज भी वही है कि सपोर्टिंग टिश्यूज तब बनते हैं जब सेल अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर लेते हैं, यानी कि उनकी टोटली ग्रोथ हो जाती है. तो उसके बाद जो सेल वॉल्स होती हैं सेल्स की वो थिक हो जाती हैं. क्यों थिक होती हैं? कि एक लिग्निन टाइप मटेरियल होता है, केमिकल मटेरियल होता है, वो उनमें आ जाता है सेल्स में जो इनको थिक बना देता है और फिर वो सेल्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सख्त हो जाते हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और इसका एग्जांपल है स्क्लेरेंकाइमा. वही प्रॉपर्टीज हैं स्क्लेरेंकाइमा जैसी. कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज. Composed of elongated cells with thick or thin walls. यानी कि जो इनके सेल्स होते हैं कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे मतलब उनकी जो शेप होती है वो इलोंगेटेड होती है और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक भी होती हैं, मोटी भी हो सकती हैं और पतली भी हो सकती हैं इन सेल्स की वॉल्स. इनकी एग्जांपल है जाइलम एंड फ्लेम. जाइलम एंड फ्लेम हम पहले भी डिस्कस कर आ चुके हुए हैं. जो उनकी टाइप थी वहां पर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो टिश्यूज थे उनमें टाइप थी जाइलम और फ्लेम. तो अब हम इनकी डिटेल्स के में डिस्कस करेंगे इनको. जाइलम कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेंकाइमा वेसल्स एंड फाइबर्स. अच्छा ये जो कैसे बने हुए होते हैं जाइलम, जो स्क्लेरेंकाइमा जो हमने टिश्यूज पढ़े थे उनकी वेसल्स और फाइबर्स से जाइलम बने हुए होते हैं which conduct water and salts from the soil to the leaves. यानी कि ये कैसे मदद करते हैं कि जो मिट्टी होती है हम जमीन में उनमें उसमें पानी होता है और उसमें जो नमक होता है जो कि एक प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो क्या करता है जाइलम उनको उस सॉइल में से उस मिट्टी में से खींचता है रूट में और फिर वो लीव्स के पास लेकर जाता है. एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट यानी कि सपोर्ट भी प्लांट को प्रोवाइड करता है. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. यानी कि फ्लोएम जो है वो जानदार सेल से बना हुआ होता है और ये मदद करता है जो लीव्स में फूड बनता है. हमें पता है फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है तो सबसे पहले फूड सिर्फ और सिर्फ लीव्स में बनता है. अब लीव्स से दूसरे पार्ट्स में कैसे जाएगा? तो वो फ्लोएम जो है वो लीव से खाना लेता है और फिर वो जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स होते हैं जहाँ जहाँ फूड की जरूरत होती है वहां वहां लेकर जाता है. Xylem and phloem together form the vascular bundle in the stem. They remain separate from each other and the roots. यानी कि कह रहा है जाइलम और फ्लोएम हमें पता है स्टेम में तो आएंगे ना. जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम लीव से लेकर स्टेम की तरफ सबसे पहले आएगा और जाइलम रूट से लेकर जो वाटर एंड सॉइल वाटर है और सॉल्ट्स है वो सबसे पहले स्टेम में लेकर आएगा. तो इस तरह से ये दोनों स्टेम में आकर मिलते हैं और एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं और ये रूट्स में एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं. यानी कि रूट में आके ये वैस्कुलर बंडल नहीं बनाते. स्टेम में तो इनका एक ही काम होता है कि फूड को डिलीवर करना है, लेकिन रूट में जो है ये अलग अलग हो जाते हैं. जो जाइलम होता है वो अपना काम कर रहा होता है और फ्लोएम जो है वो सिर्फ फूड डिलीवर करके वापस चला जाता है. एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. Epithelial tissue. The cells of this tissue occur in a single layer and are closely packed together. यानी कि जो cells होते हैं epithelial tissue के वो single layer
बनाते हैं, यानी कि ये देखिए एक सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं, वरना जो दूसरे टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना के पूरा एक मतलब ऑर्गन को सराउंड करते हैं, लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सिर्फ सिंगल लेयर बनाते हैं, मल्टीपल लेयर्स नहीं बनाते। और ये आपस में काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये सेल है एक पूरा और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन हर सेल के आपस में इतनी जुड़ी हुई होती है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। फॉर्म सरफेस लेयर अंडर लाइंस ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं एक बॉडी के, उनकी जो बैरूनी लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। अकर्स इन ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स, जो बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इस तरह से जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनमें एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। Connective tissue. These tissues provide support to other tissues and bind them together. ये टिश्यूज जो है वो दूसरे टिश्यूज को भी, यानी कि कनेक्टिव है ना, तो ये कनेक्ट करते हैं दूसरे टिश्यूज के साथ और उनको भी आपस में ज्वाइन करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स एंड फाइबर्स, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है इनमें, सेल्स भी होते हैं और कुछ सेल फाइबर्स भी होते हैं। दे कुड बी सॉफ्ट, फॉर एग्जाम्पल फैटी टिश्यूज एज वेल एज हार्ड, फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज एंड बोन, यानी कि ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि फैटी टिश्यूज हो गए, फैटी टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू हार्ड भी हो सकते हैं जैसे कि कार्टिलेजेस हो गए या बोन्स हो गई। इस तरह से ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में खून चल रहा होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ब्लड इज अ टिश्यू और ब्लड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, helps to transport material within the body, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जितने भी जरूरी मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने में मदद करता है। मस्कुलर टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स, यानी कि ये मसल फाइबर्स से बने हुए होते हैं। ईच फाइबर इज एन elongated cell which has the ability to contract and relax, यानी कि ये जो हर मसल फाइबर होता है ये elongated होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं लंबे लंबे देखें आप, तो ये elongated शेप कहते हैं इन्हें। और इनकी एबिलिटी, इनकी ये सलाहियत होती है कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो बॉडी में जो हम हमारी मूवमेंट होती है, यानी कि हम हाथ ऊपर कर सकते हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हम आंखें खोलते हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये मस्कुलर टिश्यूज करवाता है हमें। देखिए मसल सेल है एक इलोंगेटेड मसल फाइबर से बना हुआ है, उसके बाद वो मिलकर मसल टिश्यूज बना रहा है। देखिए मसल टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं विच इज ब्लैडर, और ब्लैडर दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गई बॉडी की कि एक सेल मिलकर टिश्यू बना रहा है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहा है, और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। नर्वस टिश्यूज, इट इज द लास्ट टाइप, कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, यानी कि जो नर्वस टिश्यू है, हमें पता है टिश्यूज तो सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन कौन से सेल से बने हुए होते हैं, तो जो नर्वस टिश्यू है बेसिकली ये नर्व सेल से बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स, जो नर्व सेल्स होते हैं ये मैसेजेस, यानी कि बॉडी का जो भी मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट की सूरत में लेते हैं। अब कैसे, जैसे हम किसी चीज गर्म चीज पे हाथ रख देते हैं तो फौरन से हमारी बॉडी हमें ये कहती है कि इस पे से हाथ हटाओ क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो वो कैसे होता है, जब भी हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट की सूरत में जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेजेस लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, यानी कि नर्वस सिस्टम होता है हमारा जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड उस तरफ लेकर जाते हैं और वो हमें मैसेज देते हैं कि इससे हमें विड्रॉ करना है, यानी कि हाथ हटाना है एकदम से। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये इलेक्ट्रिकल करंट की सूरत में चल रहा होता है और ये नर्व सेल्स करते हैं सारा सिस्टम, जो कंडक्ट वगैरह होता है वो सब। थर्ड पॉइंट, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, जो नर्वस सिस्टम होता है इनके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह ये सारे जो सिस्टम होता है ये नर्वस टिश्यूज बनाते हैं और नर्वस टिश्यू नर्व सेल से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर आपको छोटा सा ब्लॉक नजर आ रहा होगा कॉर्नर पे, उस पर लिखा हुआ है ह्यूमन ब्रेन कंटेन 1 खरब न्यूरॉन्स, यू विल लूज अबाउट 1000 ऑफ दीज एवरी डे, यानी कि ह्यूमन ब्रेन, इंसानी जो दिमाग होता है उसमें 1 खरब न्यूरॉन्स होते हैं और हम उसमें से हर दिन 1000 न्यूरॉन जो है वो खत्म करते हैं, यानी कि वो लूज हो रहे होते हैं हर दिन पे 1000 न्यूरॉन्स।